संगठन ढांचों के प्रकार। देखिए, दो प्रकार के ढांचे होते हैं, कार्यात्मक संगठन ढांचा, प्रभागीय संगठन ढांचा। इस चित्र के माध्यम से आप इन दोनों को आसानी से समझ सकेंगे। देखिए, कार्यात्मक संगठन ढांचे में सबसे पहले होते हैं प्रबंध संचालक, और इनके बाद में ये अपने कार्यों को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। मानव संसाधन कार्य, विपणन, खोज एवं विकास कार्य, क्रय, इनके आधार पर अलग अलग कई सारे विभाग होते हैं जो एक जैसे कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं। उत्पादन कार्य करने के लिए उत्पादन विभाग हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग विभाग इनमें बने होते हैं। देखिए, प्रबंध संचालक और उसके नीचे सीधे विभाग आ जाते हैं और इनके बाद में इनके अंदर कर्मचारी आ जाते हैं। दूसरा है प्रभागीय संगठन ढांचा। देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत प्रबंध संचालक हैं, ये अलग अलग जो अपने उत्पाद हैं उनके अनुसार अलग अलग प्रभाग बना देते हैं। जैसे सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित अलग इन्होंने प्रभाग बनाया हुआ है, परिधान कपड़ों से संबंधित इन्होंने अलग प्रभाग बनाया हुआ है, और पादुका यानी ये चप्पल बनाने का कार्य करते हैं तो इन्होंने अलग प्रभाग बनाया हुआ है। इसी प्रकार यदि ये प्लास्टिक से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए ये क्या करेंगे, अलग से प्रभाग बना देंगे। प्लास्टिक उत्पाद तैयार करने के लिए ये अलग से प्रभाग बना देंगे। अब इन प्रभागों के अंतर्गत ये सारे जितने भी विभाग हैं ये होंगे। देखिए, प्रसाधन, सौंदर्य प्रसाधन के अंतर्गत भी मानव संसाधन विभाग होगा, विपणन विभाग होगा, खोज एवं विकास विभाग होगा, क्रय विभाग होगा। इसी प्रकार परिधान कार्य करने के लिए भी अलग से मानव संसाधन विभाग, विपणन विभाग, खोज एवं विकास विभाग, क्रय विभाग होगा। इसी प्रकार पादुका कार्य के लिए भी ये विभाग अलग से होंगे, और प्लास्टिक उत्पाद तैयार करने के लिए भी ये जो विभाग हैं वो अलग से होंगे। यानी हर प्रभाग के अंदर जो विभाग हैं वो अलग से बनाए जाते हैं। वो जो विभाग होते हैं वो संबंधित कार्य को ही संपादित करते हैं। जैसे प्रसाधन से संबंधित जो विभाग हैं वो सिर्फ सौंदर्य प्रसाधन से संबंधित ही कार्य करेंगे। इसी प्रकार परिधान से संबंधित जो विभाग हैं वो परिधान संबंधी कार्यों को ही करेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर प्रभागों के अंदर अलग अलग उत्पादों के अनुसार प्रभाग होते हैं जिनके अंतर्गत समस्त विभाग होते हैं। और जो कार्यात्मक संगठन ढांचा है इसमें एक ही विभाग होता है जो कि उत्पाद तैयार करने का कार्य, उत्पादों से संबंधित कार्य करते हैं। आगे देख लेते हैं बच्चों इन्हें विस्तार से। कार्यात्मक संगठन ढांचा, देखिए इसमें भी वही बताया है प्रबंध संचालक और उसके अंतर्गत अलग अलग विभाग। पूरी संस्था को उसके द्वारा की जाने वाली मुख्य क्रियाओं या कार्यों के आधार पर विभक्त करने को कार्यात्मक ढांचा कहते हैं। देखिए यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कार्यात्मक ढांचा क्या है। पूरे संगठन के जो भी कार्य हैं उनको एक जैसे कार्यों की प्रकृति के अनुसार उनको अलग अलग विभागों में हम बांट देते हैं, क्रियाओं के अनुसार उन्हें अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। तो ये क्या है, कार्यात्मक ढांचा है। कार्यात्मक ढांचे की संरचना समस्त कार्य को बड़े बड़े कार्यात्मक विभागों में वर्गीकृत करके की जाती है। उत्पादन से संबंधित कार्य उत्पादन विभाग के अंतर्गत आएंगे, और क्रय से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं वो क्रय विभाग के अंतर्गत आएंगे। चाहे वह छोटी वस्तु का क्रय करना हो, चाहे वह बड़ी वस्तु का क्रय करना हो, सारे कार्य इसके अंतर्गत आ जाएंगे। उत्पादन से संबंधित समस्त कार्य उत्पादन विभाग के अंतर्गत आ जाएंगे। समान प्रकृति के सभी कार्यों उत्पादन, विपणन, खोज एवं विकास, वित्त आदि को संगठन के एक भाग में रखकर एक समन्वयकर्ता अध्यक्ष के अधीन कर दिया जाता है। देखिए, जो एक समान प्रकृति के कार्य हैं उनको एक विभाग में रखकर उसका एक समन्वयकर्ता अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विभागाध्यक्ष बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, विभागाध्यक्ष। वो उस विभाग का अध्यक्ष होता है, यह समन्वयकर्ता अध्यक्ष भी कहलाता है। ये विभाग आगे उपवर्गों में विभाजित किए जा सकते हैं। अब इन्हें अलग अलग उपवर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। उत्पादन कार्य है तो इसके 2-3 अलग अलग 4 अलग
उपकार्य के आधार पर इसके टुकड़े किए जा सकते हैं। इसमें छोटे छोटे अन्य कार्यों के आधार पर इसके टुकड़े किए जाते हैं, विभाजित कर सकते हैं। कार्यात्मक संगठन एक संगठनात्मक नमूना है जिससे समूह समान अथवा एक रूप होते हैं या सभी संबंधित कार्य साथ साथ होते हैं। देखिए, जहां समान कार्यों को एक विभाग में बांट दिया जाता है वहां सारे कार्य एक साथ भी चल सकते हैं या समूह के रूप में अलग अलग भी चल सकते हैं। यह संगठनात्मक नमूना होता है। गुण विशिष्टीकरण, यह व्यावसायिक विशिष्टीकरण की ओर प्रेरित करता है क्योंकि विशिष्ट कार्य पर ही बल दिया जाता है। देखिए, कार्यात्मक जो संगठन ढांचा है इसमें एक उत्पाद को तैयार करने का कार्य किया जा रहा है। अब उस उत्पाद से संबंधित समस्त कार्यों को एक विभाग के अंतर्गत दे दिया जाता है और वह विभाग उससे संबंधित कार्य को ही संपादित करता है। इससे उनमें विशिष्टता आ जाती है। बार बार जब वो एक ही प्रकार के कार्य करेंगे तो उनमें विशिष्टता आ जाती है और इसका फायदा उपक्रम को ही पहुंचता है। जब कार्यों को कार्य के प्रकार के आधार पर समूहों में रखा जाता है तो सभी कार्य केवल एक प्रकार के होते हैं। देखिए, जब एक समान प्रकृति के कार्यों को एक विभाग में रख दिया गया है तो सारे कार्य एक जैसे ही होंगे। इस प्रकार कम समय में अधिक व अच्छा काम किया जाता है और उन कार्यों को जब एक ही विभाग में बार बार किया जा रहा है तो वो कम समय में संपादित होने लगते हैं, साथ ही वो अच्छे तरीके से संपादित होते हैं, उन्हें अच्छे तरीके से किया जाता है क्योंकि कर्मचारियों में अब विशिष्टता आ गई है। दूसरा है समन्वय की स्थापना। एक विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य में विशेषज्ञ होते हैं। देखिए, जब एक विभाग में कई व्यक्ति कार्य कर रहे हैं तो वो अपने अपने विषय में विशेषज्ञता हासिल कर लेते हैं, अपने अपने कामों में वो विशेषज्ञ बन जाते हैं और उनमें आपस में सामंजस्य बना रहता है क्योंकि वो सभी एक ही विभाग में काम कर रहे हैं। उत्पादन विभाग के अंदर मान लीजिए 4 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं, 4 कर्मचारी कार्य कर रहे हैं और इनके कार्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं क्योंकि उत्पादन से जुड़े हुए हैं, तो ये आपस में सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, एक दूसरे का सहयोग कर लेते हैं। विभाग के अंतर्गत सामंजस्य और नियंत्रण बना रहता है और इन कर्मचारियों पर विभागाध्यक्ष का क्या है, नियंत्रण बना रहता है। आपस में ये सामंजस्य के साथ काम करते हैं। प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि, यह प्रबंधकीय तथा संचालन संबंधी कौशल में वृद्धि करता है। देखिए, कार्यात्मक संगठन ढांचे में प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि होती है, साथ ही संचालन संबंधी विशेषज्ञता भी बढ़ती है, कुशलता भी बढ़ती है क्योंकि एक ही कार्य को बार बार किया जाता है, क्योंकि एक ही काम बार बार किया जाएगा। क्रय विभाग क्रय करने का काम बार बार करेगा, विपणन विभाग विपणन करने का काम, मार्केटिंग करने का काम बार बार करता है, उसमें कुशलता प्राप्त कर लेता है, जिससे कुशलता बढ़ती है तथा परिणाम अधिक लाभदायक होता है। जब कुशलता बढ़ती है, जब विशेषज्ञता आ जाती है तो परिणामों में भी लाभ बढ़ता है, लाभप्रदता बढ़ जाती है। पुनरावृत्ति का कम होना, देखिए संगठन के इस प्रारूप में परिवर्तनों की पुनरावृत्ति नहीं होती जिससे आर्थिक बचत होती है और लागत कम होती है। देखिए, एक विभाग है, जो विभाग है उसके अंतर्गत समस्त कर्मचारियों को पता होता है कि उन्हें क्या कार्य करने हैं, तो ऐसी अवस्था में कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं हो पाती, काम का दोहरान नहीं हो पाता। ये जो पुनरावृत्ति है ये यहाँ पर नहीं होगी क्योंकि सबको अपना काम पता होता है कि मुझे ये कार्य करना है, कोई अन्य व्यक्ति उसका कार्य नहीं करता है। इससे कार्यों का दोहरान रुक जाता है, पुनरावृत्ति रुक जाती है और संगठन की आर्थिक बचत भी होती है क्योंकि लागत अब कम आने लगी है। प्रशिक्षण में आसानी, देखिए इसमें काम का दायरा छोटा होता है, अर्थात एक विभाग में ही काम करना होता है जिससे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना आसान हो जाता है। जब एक विभाग के अंदर कर्मचारी नियुक्त होता है तो उसे पता होता है कि उसे किस विभाग से संबंधित क्या कार्य करना है।
इससे उस कर्मचारी को प्रशिक्षण देना भी आसान हो जाता है और वह कर्मचारी भी अपने विभाग से संबंधित कार्यों को ही संपादित करता रहता है। कार्यों पर ध्यान, एक विभाग के कार्यों पर ही ध्यान देना होता है जिससे सभी कार्यों पर आसानी से ध्यान दिया जा सकता है। देखिए, संगठन के कर्मचारी को ये पता है कि उसे इस विभाग में कार्य करना है, तो वह उससे संबंधित कार्यों पर ध्यान लगाता है और उसे ही कुशलता से करने पर अधिक जोर देता है। बच्चों, कार्यात्मक संगठन ढांचे के कुछ दोष भी हैं, आइए देखते हैं। दोष, संगठनात्मक उद्देश्यों की अवहेलना। देखिए, जो विभाग हमने बनाए हैं उनके विभागाध्यक्ष ये चाहते हैं कि उनका विभाग बहुत तेजी से आगे बढ़े, संगठन में उनका विभाग अपने उद्देश्यों की पूर्ति समय पर करे। ऐसी स्थिति में वे अपने जो विभाग के उद्देश्य हैं उन पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन संगठन के समन्वित उद्देश्यों पर वो ध्यान नहीं देते, उनकी अवहेलना करते हैं। इससे उपक्रम को नुकसान उठाना पड़ता है। प्रत्येक विभागीय अध्यक्ष अपनी इच्छानुसार काम करता है, वे अपने विभागीय उद्देश्यों को ही महत्व देते हैं, जिससे संगठन के उद्देश्यों की हानि होती है। जब एक विभाग अपने विभागीय उद्देश्यों को तो महत्व दे और वह संगठन के उद्देश्यों को महत्व ना दे, तो ऐसी स्थिति में संगठन के उद्देश्यों की हानि होती है, उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। संगठनात्मक हित की अपेक्षा विभागीय हित पर ध्यान केंद्रित करने से समस्या उत्पन्न हो जाती है, और जब एक विभाग संगठनात्मक हित को दरकिनार करते हुए अपने विभागीय हितों को ही देखता है, तो ऐसी स्थिति में समस्या उत्पन्न हो जाती है, उपक्रम के सामने कठिन स्थिति आ जाती है। दूसरा है अंतर विभागीय समन्वय में कमी। देखिए, सभी विभागीय अध्यक्ष ये चाहते हैं कि उनका जो विभाग है वह तेजी से आगे बढ़े, सबसे जो अधिक संसाधन हैं वो उनके विभाग को ही प्राप्त हों, इसके लिए वे प्रयास करते हैं। सभी विभागीय अध्यक्ष अपनी मर्जी से कार्य करते हैं, जिससे अन्य विभागों के साथ तालमेल नहीं बन पाता। देखिए, सभी विभागीय अध्यक्ष क्या करते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपने विभाग को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में उनका दूसरे विभागों से तालमेल नहीं बन पाता है। साथ ही संगठन के बढ़ने पर, विभागों की संख्या बढ़ने पर सही समन्वय नहीं हो पाता और निर्णयों में भी विलंब हो जाता है। और जब संगठन अपना विस्तार करता है, विकास करता है, तो उसके अंदर कई नए नए विभाग स्थापित करने होते हैं। ऐसी स्थिति में जब विभागों के बीच में तालमेल नहीं है, तो जो निर्णय लिए जाते हैं उसमें भी विलंब होता है तथा सामंजस्य स्थापित करने में भी दिक्कत आ जाती है। संगठन को इससे नुकसान ही पहुंचता है। तीसरा है संपूर्ण विकास में बाधा। दो या अधिक विभागों के हित अनुकूल न हो तो हितों का झगड़ा होना स्वाभाविक होता है। जब विभागों के आपस के हित अनुकूल नहीं होते तो उनके अंतर्गत झगड़ा उत्पन्न होने लगता है और मतभेद होने पर संगठन के हितों की पूर्ति में बाधा उत्पन्न हो जाती है। और जब उनमें मतभेद होता है, दोनों विभाग अलग अलग तरीके से कार्य करेंगे, वो एक दूसरे से मिलकर कार्य नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में संगठन के हित प्रभावित होते हैं, संगठन का विकास बाधित हो जाता है और संगठन की उन्नति, संगठन का विकास बाधित हो जाता है। अस्थिरता उत्पन्न होना। अंतर विभागीय झगड़ों से अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। देखिए, जब दो विभाग जैसे उत्पादन विभाग है और विपणन विभाग है, यदि इन दोनों में तालमेल नहीं है, विपणन विभाग को उत्पादों की आवश्यकता है लेकिन उत्पादन विभाग उस अनुरूप उत्पादन नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में न तो संगठन के विपणन लक्ष्य पूरे हो पाएंगे, न ही उत्पादन संबंधी लक्ष्य पूरे हो पाएंगे। उत्पादन विभाग और क्रय विभाग में तालमेल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की जो आवश्यकता है वह क्रय विभाग द्वारा क्रय नहीं की जाएगी और इससे भी उत्पादन प्रभावित होगा, संगठन के हित प्रभावित होंगे। तो इनके बीच आपस में झगड़े होने पर संगठन के हित, उपक्रम के हित प्रभावित होते हैं। ज्ञान में वृद्धि न होना। देखिए, जब कर्मचारी एक विभाग में काम करता है
तो वह एक ही प्रकार का कार्य करता रहता है। इससे उसमें नए ज्ञान की वृद्धि नहीं हो पाती है। एक विभाग में एक ही प्रकार का कार्य करने के कारण कर्मचारियों को एक कार्य में तो विशेषज्ञता प्राप्त हो जाती है, पर उन्हें अन्य विभागों से संबंधित कार्यों की ना तो जानकारी प्राप्त होती है, ना ही वो उसका प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। जब कर्मचारी भर्ती होता है और उसे एक विभाग में भेज दिया जाता है तो वह उस विभाग से संबंधित कार्य तो कर लेता है, उसमें कुशलता अर्जित कर लेता है, विशेषज्ञता प्राप्त कर लेता है, वहाँ पर वह प्रशिक्षण भी प्राप्त करता है, लेकिन वह अन्य विभागों के कार्यों से अनभिज्ञ रहता है और उनके प्रति वह जागरूक नहीं हो पाता, ना ही वह उनमें प्रशिक्षण प्राप्त कर पाता है। वे विभिन्न क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त करने में असमर्थ होते हैं, जिससे उनके ज्ञान में विस्तार नहीं हो पाता और इसके कारण उनका ज्ञान भी नहीं बढ़ पाता है। उनका ज्ञान सीमित क्षेत्र तक ही रह जाता है। उपयुक्तता देखिए, कार्यात्मक संगठन ढांचा किन उपक्रमों के लिए उपयुक्त है देखते हैं। यह उन संस्थानों के लिए अति उपयुक्त होता है जो आकार में बहुत बड़े हैं तथा जहां क्रियाओं में विविधता है तथा संचालन में उच्च कोटि के विशिष्टीकरण की आवश्यकता होती है। देखिए, ऐसे संगठन जो आकार में बहुत बड़े होते हैं, साथ ही क्रियाओं में विविधता होती है, कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं, वहां पर ये कार्यात्मक जो संगठन ढांचा है वो पाया जाता है, वहां के लिए उपयुक्त होता है। साथ ही जहां पर उच्च कोटि के विशिष्टीकरण की आवश्यकता होती है, विशिष्टता की आवश्यकता होती है, वहां पर इस प्रकार के ढांचे को देखा जाता है, लागू किया जाता है। अगला है बच्चों प्रभागीय संगठन ढांचा। देखिए बच्चों, इसके अंतर्गत यहाँ पर आप चित्र देख रहे होंगे कि एक प्रबंध संचालक होता है जो कि कार्यों का संचालन करता है और उसके अंतर्गत जो भी उत्पाद एक उपक्रम एक इकाई बनाती है उसके अनुसार प्रभाग बने होते हैं। जैसे एक इकाई प्रसाधन का कार्य करती है, परिधान निर्मित करने का कार्य करती है, पादुका निर्माण करने का कार्य करती है, अलग अलग वो उत्पाद तैयार करती है। इसी के अनुसार वह इकाई जो है, वह जो उपक्रम है, वह अलग अलग प्रभाग बना देता है और इन प्रत्येक प्रभागों के अंतर्गत मानव संसाधन कार्य भी किया जाएगा, विपणन का कार्य भी होगा, खोज एवं विकास का कार्य भी होगा, क्रय कार्य भी होगा, उत्पादन कार्य भी होगा, लेखा कार्य भी होगा और इनके अनुसार विभाग बने होंगे। ये सारे विभाग प्रसाधन कार्य के अंतर्गत हैं, प्रसाधन प्रभाग के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार ये सारे प्रभाग परिधान प्रभाग के अंतर्गत भी होंगे, वहां पर भी ये सभी जो विभाग हैं ये बनाने होते हैं। इसी प्रकार पादुका निर्माण वाले प्रभाग में भी ये सारे विभाग बनाने होते हैं। आइए देखते हैं, पूरे संस्था को उसके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों, प्लास्टिक उत्पाद, मेटल उत्पाद आदि के आधार पर विभक्त करने को प्रभागीय संगठन ढांचा कहते हैं। देखिए, एक संगठन जो कई प्रकार के उत्पाद तैयार करता है तो उसको उसके उत्पादित किए जाने वाले उत्पादों के आधार पर विभक्त करने को ही हम प्रभागीय संगठन ढांचा कहते हैं। अब वह चाहे प्लास्टिक उत्पाद हो सकता है, मेटल से संबंधित उत्पाद हो सकता है, कांच से संबंधित उत्पाद हो सकता है, तो किसी भी प्रकार के उत्पाद जो एक संस्था निर्मित करती है उसके अनुसार यदि वह अपना प्रभाग बना लेती है तो यह प्रभागीय संगठन ढांचे के अंतर्गत आता है। बड़े संगठनों में विविध प्रकार की गतिविधियों का संचालन किया जाता है कि इसके द्वारा सरल तथा मूलभूत कार्यात्मक ढांचे से अलग प्रभागीय संगठन ढांचे का गठन किया जाता है। देखिए, जो बड़े संगठन होते हैं वो कई प्रकार की गतिविधियों का संचालन करते हैं, वो कई प्रकार की गतिविधियां एक साथ संचालित करते हैं और जो प्रभागीय संगठन ढांचा है इसके द्वारा उसके जो विभिन्न गतिविधियां होती है, विभिन्न उत्पाद तैयार किए जाते हैं, उनका कार्य आसानी से संपादित हो जाता है, जो उनकी गतिविधियों के लिए अधिक उपयोगी होता है। यह जो प्रभागीय संगठन ढांचा है उनकी इन विभिन्न प्रकार की गतिविधियों के लिए बहुत अच्छा होता है। एक प्रोडक्ट बनाया P1, P2 भी बन रहा है, P3 भी बन रहा है। अब इनके काम के लिए उन्हें सारी चीजें अलग अलग चाहिए, तो यहां पर उत्पादन का कार्य अलग होगा,
मशीनें अलग हैं। इसके अलावा क्रय का कार्य, कच्चा माल अलग आएगा तो क्रय का कार्य अलग से होगा, लेखा कार्य अलग होगा, इसी प्रकार विपणन का कार्य भी अलग होगा। और ये सारे कार्य P2 में भी होंगे और प्रोडक्ट 3 के अंदर भी ये होंगे। यानी जितने भी प्रोडक्ट वह कंपनी बनाती है जो अलग प्रकार के हैं, जिसके लिए कच्चा माल अलग तरीके का चाहिए, मशीनरी अलग तरीके की चाहिए, तो वहाँ पर प्रभागीय जो ढांचा है वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसे उपक्रम जो बाजार में एक से ज़्यादा उत्पादों की पूर्ति करते हैं उनमें इस प्रकार का ढांचा दिखाई देता है। आपने कई कंपनियों के नाम सुने होंगे जो वस्त्र निर्माण करने का कार्य भी करते हैं, जो लोहे से संबंधित वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं, प्लास्टिक से संबंधित वस्तुओं का निर्माण भी करते हैं। ऐसे संगठनों में प्रभागीय संगठन ढांचा देखने को मिलता है। इसमें पृथक व्यावसायिक इकाई अथवा प्रभाग का संगठन ढांचा समाविष्ट होता है और ऐसी इकाइयों में जो व्यावसायिक इकाइयां होती हैं उनमें प्रभागीय संगठन ढांचा देखने को मिलता है। प्रत्येक इकाई का एक प्रभागीय प्रबंधक होता है और जितने भी प्रभाग होते हैं एक इकाई में उन सभी के लिए एक प्रभागीय प्रबंधक नियुक्त किया जाता है जो कि अपने प्रभाग से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनकी निगरानी करता है, उनको देखता रहता है। हर प्रभाग कार्यात्मक ढांचे की ओर अभिमुख होता हुआ प्रतीत होता है। देखिए बच्चों, कार्यात्मक ढांचे में हमने क्या देखा था कि कार्यों के आधार पर बंटवारा किया जाता है। यहाँ पर पहले प्रोडक्ट के आधार पर प्रभाग नियुक्त किए जाते हैं, प्रभागों का बंटवारा होता है, लेकिन इसके बाद में कार्यों के आधार पर उत्पादन कार्य के लिए अलग और क्रय कार्य के लिए अलग, विपणन कार्य के लिए अलग, तो इस प्रकार विभाग बने होते हैं। यानी पहले ये जो प्रभागात्मक ढांचा है ये होता है, उसके बाद में यह कार्यात्मक ढांचे की ओर अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। प्रभाग का प्रधान प्रभाग के लाभ अथवा हानि के लिए उत्तरदायी होता है और जो प्रभाग का अध्यक्ष होता है वह उस प्रभाग के लाभ और हानि के लिए उत्तरदायी होता है, जिम्मेदार होता है। इसके गुण, प्रभागीय अध्यक्षों का विकास। देखिए, इसमें प्रभागीय अध्यक्षों द्वारा उत्पाद विशेष से संबंधित उत्पादन के सभी कार्य देखे जाते हैं जिससे उनमें विभिन्न कौशल विकसित होते हैं। यहाँ पर क्या होता है, प्रभागीय ढांचे में प्रभाग अध्यक्ष जो होता है वह उत्पादन का कार्य भी देखता है, वह क्रय संबंधी कार्य भी देखेगा, वह लेखा संबंधी कार्य भी देखेगा, विपणन संबंधी कार्य पर भी निगरानी होगी, मानव संसाधन कार्यों पर भी उसकी निगरानी होती है। यानी एक वस्तु के निर्माण से संबंधित सभी जानकारियां उसके पास होती है और वह धीरे धीरे उनके अंदर क्या हो जाता है, विशेषज्ञ बन जाता है। उनकी उत्पाद विशेषीकरण में प्रवीणता विकसित होती है। एक उत्पाद के निर्माण से संबंधित सारी जानकारियां रखने के कारण उसमें उत्पाद विशेषीकरण की क्या है, क्वालिटी डेवलप होती है, जिससे वे उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए तैयार हो जाते हैं और इससे वे अगले उच्च पद पर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरा है, प्रभाग के परिणामों को आंका जा सकता है। देखिए, हर प्रभाग के परिणामों को जांचा जा सकता है, मापा जा सकता है। लाभ हानि के आधार पर यह जांचा जा सकता है कि कौन सा प्रभाग अच्छा कार्य कर रहा है और कौन सा प्रभाग खराब कार्य कर रहा है। और यदि लगातार कोई प्रभाग हानि में जा रहा है तो सुधारात्मक कार्यवाही करके उसके प्रभाग के जो हानियां हैं उसको कम किया जा सकता है, उसकी कमियों को दूर किया जा सकता है। प्रभाग का अध्यक्ष लाभ व हानि के लिए जिम्मेदार होता है। प्रभाग के आधार पर इसकी गणना आसानी से की जा सकती है। देखिए, प्रोडक्ट 1 ये प्रभाग है और प्रोडक्ट 2 का निर्माण करने के लिए, 3 का निर्माण करने के लिए अलग अलग प्रभाग हैं। अगर यह लाभ में जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो प्रभागाध्यक्ष है वो अच्छा कार्य कर रहा है। ये हानि में जा रही है शाखा, तो इसके बारे में ये कहा जा सकता है इसका प्रभागाध्यक्ष अच्छा कार्य नहीं कर रहा है। यानी हम ये गणना आसानी से कर सकते हैं कि कौन सा प्रभाग अच्छा कार्य कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा। इससे कार्य निष्पादन गणना को सही आधार मिल जाता है, उत्तरदायित्व तय होता है। प्रभाग का कार्य सही नहीं होने पर सुधारात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। अगर किसी प्रभाग में कार्य सही तरीके से नहीं हो रहा है तो इस गणना के द्वारा कि यहाँ हानि हो रही है तो अब इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, हमें सुधार करना पड़ेगा।
इसके जो कार्य हैं उन कार्यों का सही तरीके से संचालन किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में यहाँ सुधारात्मक कार्य किए जाएंगे और इस हानि को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, शीघ्र निर्णय। देखिए, जब एक प्रभाग का अध्यक्ष अपने प्रभाग से संबंधित निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र होता है तो वह जल्दी से निर्णय ले लेता है। वह त्वरित कार्यवाही करते हुए उचित निर्णय लेकर अपने संगठन को ही लाभ पहुंचाता है। प्रभाग के स्वतंत्र इकाई होने के कारण प्रत्येक प्रभाग का प्रबंधक स्वतंत्रता पूर्वक शीघ्र निर्णय ले सकता है। इसमें पहल को प्रोत्साहन मिलता है। देखिए, इससे उसकी पहल शक्ति भी बढ़ती है। वह पहल का नया कदम उठाकर आगे बढ़कर निर्णय लेता है और अपने प्रभाग को आगे बढ़ाने में सहयोग करता है। विकास एवं उन्नति में आसानी। एक नए प्रभाग की स्थापना पर अन्य इकाइयों पर कोई बाधा नहीं आती। देखिए, पहले से ही प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3 के आधार पर 3 प्रभाग बने हुए हैं। यदि संस्था नया प्रोडक्ट लाती है और एक नया प्रभाग बनाती है तो इन प्रभागों पर, इनके जो विभाग हैं उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यह स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित की जाती है और विकास तथा उन्नति के लिए सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। देखिए, अन्य के अंदर कोई बाधा नहीं आएगी और नया विकास होगा, उन्नति होगी। दोष, देखिए इसमें कुछ कमियां भी हैं बच्चों। पहली कमी क्या है? प्रभागाध्यक्षों के मध्य संघर्ष की समस्या। देखिए, इकाई के पास एक निश्चित बजट होता है, उसके पास एक निश्चित राशि होती है जो उसे अपनी समस्त प्रभागों में बांटनी होती है और सभी प्रभाग ये चाहते हैं कि जो बजट है उसका अधिक हिस्सा उन्हें प्राप्त हो। हर प्रभाग, P1 भी यही चाहेगा, प्रोडक्ट 1 वाला प्रभाग भी, प्रोडक्ट 2 भी यही चाहेगा, प्रोडक्ट 3 का प्रभागाध्यक्ष भी यही चाहेगा कि जो बजट है उसका अधिकांश भाग उसे प्राप्त हो ताकि उसका प्रभाग अच्छे तरीके से आगे बढ़ सके। तो इसलिए इन प्रभागाध्यक्षों के बीच में विवाद रहता है, आपस में तनाव रहता है। कोषों के आवंटन को लेकर विभिन्न प्रभागों में झगड़े उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही प्रभागाध्यक्ष अपना प्रभुत्व स्थापित करने की चाह रखते हैं। देखिए, बजट को लेकर तो झगड़े होते ही हैं और साथ ही जो इकाई है, उद्यम है, उसमें भी अपने प्रभाग का आधिपत्य स्थापित करने के लिए इनमें क्या होता है? मनमुटाव होता रहता है। सभी ये चाहते हैं उनका प्रभाग इकाई का क्या है? प्रतिनिधित्व करे, जिससे भी उनमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और प्रभुत्व स्थापित करने की ये जो चाह होती है, इससे भी उनमें आपस में झगड़ा होता रहता है। दूसरा है कार्यों का दोहरान। देखिए, अभी हमने क्या देखा था बच्चों? P1, प्रोडक्ट 1 जब हम बना रहे हैं इसमें हम उत्पादन का कार्य भी कर रहे हैं, इसके अंदर हम क्रय का कार्य भी कर रहे हैं, इसमें विपणन का कार्य भी कर रहे हैं, इसमें लेखांकन संबंधी कार्य भी हमारा हो रहा है। इसी प्रकार प्रोडक्ट 2 के अंदर भी उत्पादन का कार्य, क्रय कार्य, लेखा कार्य और विपणन का कार्य किया जाएगा। अन्य प्रोडक्ट अगर वह इकाई बनाती हैं तो वहाँ भी अलग प्रभाग के अंतर्गत ये सारे कार्य होते हैं। तो इससे क्या होता है? कार्यों का दोहरान होता है। देखिए, यहाँ भी क्रय का कार्य होगा, यहाँ भी क्रय का, यहाँ भी लेखांकन, यहाँ भी लेखांकन, यहाँ भी विपणन, यहाँ भी विपणन कार्य होता है। तो क्या है? कार्यों का दोहरान होता है। प्रत्येक प्रभाग में सभी क्रियाएं की जाती है, इससे कार्यों का अनावश्यक दोहरान होता है तथा लागत भी बढ़ जाती है और इससे लागत भी बढ़ती है, खर्चा भी बढ़ता है, क्योंकि प्रत्येक प्रभाग को एक ही कार्य के लिए पृथक से मशीनरी एवं सामग्री दी जाती है। देखिए, पैकिंग का कार्य है, पैकिंग के कार्य के लिए प्रोडक्ट 1 को भी मशीनरी दी जाएगी और सामग्री दी जाएगी। इसी प्रकार पैकिंग का कार्य प्रोडक्ट 2 के लिए भी होगा, वहां भी आपको मशीनरी देनी होगी और सामग्री देनी होगी। प्रोडक्ट 3 है, अलग से कोई उत्पाद है तो वहां पर भी आपको क्या है? मशीनरी देनी होगी, साथ ही वहां पर भी सामग्री देनी होगी पैकिंग से संबंधित। तो इस प्रकार आपको अलग अलग विभागों में, अलग अलग प्रभागों में क्या करना पड़ेगा? पैकिंग की मशीनरी लगानी होगी, स्थापित करनी होगी और साथ ही वहां पर सामग्री भी वितरित करनी होगी। तो इससे क्या होता है? कार्यों का दौरान होता है, लागत बढ़ती है। आगे देखते हैं,
तीसरा, संगठन के हितों को हानि। देखिए, प्रत्येक प्रभागाध्यक्ष ये चाहता है कि उसका प्रभाग आगे बढ़े, वह अपने प्रभाग के हितों को साधने के लिए प्रयासरत रहता है। ऐसी स्थिति में संगठन के जो हित हैं वो पीछे छूट जाते हैं। प्रत्येक प्रभागाध्यक्ष अपने प्रभाग के कार्यों को प्राथमिकता प्रदान करते हैं, जिससे संगठन के हितों को ठेस पहुंचती है। और इससे क्या होता है, संगठन के हितों को ठेस पहुंचना प्रारंभ हो जाती है जब वो अपने जो प्रभाग हैं उनके कार्यों को ही अधिक प्राथमिकता प्रदान करते हैं। अपने प्रभाग को स्थापित करने के चक्कर में वे संगठन के हितों को भुला देते हैं। हर प्रभागाध्यक्ष ये चाहता है कि उसका प्रभाग आगे बढ़े। ऐसी स्थिति में वे संगठन के जो उद्देश्य हैं, हित हैं, उनको भुला देते हैं और अपने प्रभाग के उद्देश्यों को, उनके हितों को पूरा करने के लिए ही लगे रहते हैं। उपयुक्तता। देखिए, जो प्रभागीय संगठन ढांचा है वो किस प्रकार के संगठनों उपक्रमों के लिए आवश्यक है, जरूरी होता है, उसको देखते हैं। यह ढांचा उन संगठनों के लिए उपयुक्त है जहां विभिन्न प्रकार के उत्पादों का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है, जहां पर कई प्रकार के उत्पाद, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, कई प्रकार के उत्पाद और का उत्पादन किया जाता है, साथ ही बड़ी मात्रा में इनका उत्पादन किया जाता है। यह वस्त्र से संबंधित कार्य भी करते हैं, यह प्लास्टिक से संबंधित उत्पाद भी तैयार करते हैं, ये मेटल से संबंधित उत्पाद भी तैयार करते हैं, ये वाहन से संबंधित कार्य भी करते हैं। तो इस प्रकार अलग अलग उत्पाद तैयार करते हैं, तो उन्हें अलग अलग प्रभाग स्थापित करने होते हैं, जहां विभिन्न प्रकार के संसाधनों का उपयोग किया जाता है और इन उत्पादों के निर्माण में अलग अलग प्रकार के संसाधनों का इस्तेमाल भी किया जाता है। वो जैसे रबड़ का इस्तेमाल भी किया जाता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो प्लास्टिक से संबंधित अलग प्रभाग, रबड़ से संबंधित सामग्री के लिए अलग, मेटल से संबंधित अलग। तो इस प्रकार क्या है, अलग अलग जो संसाधन हैं उनके आधार पर अलग अलग उत्पाद तैयार हो रहे हैं, तो वहां पर भी प्रभाग बने होते हैं। जो संगठन तेजी से विकास कर रहे हैं तथा अपने संगठन में अधिक कर्मचारी व विभागों की स्थापना कर रहे हैं, और ऐसे संगठन जो बहुत तेजी से अपने उपक्रमों का विकास कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रभागीय संगठन ढांचा आवश्यक हो जाता है। तथा संगठन में अधिक कर्मचारी और विभाग हैं तो भी वहां पे भी प्रभागीय संगठन ढांचा देखने को मिलता है। अब आगे देखते हैं बच्चों, प्रभागीय संगठन ढांचे और कार्यात्मक संगठन ढांचे के बीच में अंतर। देखिए, रचना के आधार पर कार्यात्मक संगठन की जो रचना होती है वह कार्यों पर आधारित होती है, यानी हम कार्यों के आधार पर वहां पर विभाग बनाते हैं। आपने देखा था, हमने उत्पादन विभाग भी देखा, लेखा विभाग भी वहां देखा, क्रय विभाग भी वहां देखा, और ये क्या है, कार्यों के आधार पर ही विभागों का बंटवारा होता है। जबकि प्रभागीय संगठन में रचना उत्पादन रेखा पर आधारित होती है तथा कार्यों द्वारा समर्थित होती है। जितने उत्पाद होते हैं उनके आधार पर प्रोडक्ट 1 के लिए अलग प्रभाग, प्रोडक्ट 2 के लिए अलग, प्रोडक्ट 3 के लिए अलग, और इसके नीचे फिर कार्यात्मक संगठन ढांचा देखने को हमें मिल जाता है। विशिष्टीकरण। देखिए, कार्यात्मक संगठन ढांचे में कार्य विशिष्टीकरण होता है। कार्य के आधार पर चूंकि विभाग बने होते हैं और एक कार्य में विशिष्टता प्राप्त की जाती है, जबकि प्रभागीय संगठन ढांचे में उत्पाद विशिष्टीकरण, एक उत्पाद से संबंधित विशिष्टता आती है। उत्तरदायित्व। कार्यात्मक संगठन में किसी भी विभाग पर उत्तरदायित्व निर्धारित करना होता है। विभाग की जिम्मेदारी होती है उत्पादन से संबंधित कार्य के लिए उत्पादन विभाग की जिम्मेदारी होगी, उसके विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। जबकि प्रभागीय संगठन ढांचे में निष्पादन के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित करना सुगम होता है। देखिए, इस प्रभागीय ढांचे के अंदर जो प्रभागाध्यक्ष होता है उसकी जिम्मेदारी तय की जाती है, लाभ और हानि के लिए वही उत्तरदायी होता है। प्रबंधकीय विकास। कार्यात्मक संगठन में प्रबंधकीय विकास कठिन होता है क्योंकि प्रत्येक कार्यात्मक प्रबंधक को उच्च प्रबंधक को सूचित करना होता है।
देखिए, हर विभागाध्यक्ष को अपने प्रबंधक को सूचना देनी होती है अपने कार्यों से संबंधित, जबकि प्रभागीय संगठन के अंदर सरल होता है, प्रबंधकीय विकास बहुत सरल होता है। स्वायत्तता, स्वतंत्रता, अनेक कार्य पूरे करने के कारण प्रबंधकीय विकास में सहायता मिलती है, क्योंकि जो प्रभागाध्यक्ष होता है वह स्वतंत्रता पूर्वक निर्णय ले सकता है अपने प्रभाग से संबंधित, तो वहां पर क्या होती है, स्वायत्तता होती है, तो उनमें प्रबंधकीय गुणों का विकास भी होता रहता है। लागत, देखिए, कार्यात्मक संगठन में कार्यों की पुनरावृत्ति न होने के कारण मितव्ययी होता है। कार्यात्मक संगठन में एक विभाग एक कार्य को करेगा, वह कार्यों के आधार पर ही विभाग बनाए जाते हैं, तो वहां कार्यों का पुनरावर्तन नहीं होता, जबकि प्रभागीय संगठन में विभिन्न विभागों में पुनरावृत्ति होने के कारण महंगा होता है। उत्पादन का कार्य प्रोडक्ट 1 में भी हो रहा है, प्रोडक्ट 2 के लिए भी हो रहा है, प्रोडक्ट 3 के लिए भी हो रहा है और मशीनें तीनों में लगेगी। पैकिंग का कार्य तीनों में हो रहा है, तो वहां पर मशीनरी भी लगेगी, सामान भी, जबकि अगर एक जगह ही होता तो एक ही मशीन द्वारा और एक ही जगह सामान मंगवाकर कार्य किया जा सकता था। अगला है सामंजस्य। देखिए, कार्यात्मक संगठन में बहुउत्पाद कंपनियों के लिए यह कठिन होता है। जो कंपनियां अलग अलग तरीके के कई सारे उत्पाद बनाती है, उनके लिए कार्यात्मक संगठन बहुत कठिन हो जाता है। प्रभागीय संगठन सुगम होता है, क्योंकि किसी विशेष उत्पाद से संबंधित सभी कार्य एक ही विभाग में एकीकृत होते हैं। एक उत्पाद के लिए पूरी श्रृंखला अलग ही होती है, उसके लिए उत्पादन शाखा भी अलग है, क्रय शाखा भी अलग है, लेखा शाखा भी अलग है, विपणन शाखा भी अलग है। दूसरे प्रोडक्ट के लिए ये सारी शाखाएं विभाग अलग होते हैं, तो वहां पर कार्य आसान हो जाते हैं। बच्चों, आज हमने प्रभागीय संगठन और कार्यात्मक संगठन ढांचे के बारे में जानकारी प्राप्त की, इन दोनों के बीच के अंतर को भी देखा, साथ ही यह भी देखा कि किस प्रकार के उपक्रमों के लिए ये उपयुक्त होते हैं, इसके बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।